देखो, सो रीडिंग बूस्टर की बात करेंगे। आप देखिए एक बार, देखो कल ये पढ़ाना चाह रहा था मैं, कल पूरा का पूरा पढ़ाया भी मैंने अपने एंड पे, लेकिन वीडियो बीच में कट हो गई, क्लास बीच में कट हो गई, तो चीज़ें ख़राब हो गई। तो आज इसको दोबारा पढ़ा देता हूँ। पैसेज बहुत अच्छा है एंड इट इज़ अबाउट कर्म योग। आपका कर्म योग मतलब आप कर्म योगी हैं या नहीं है, आप अपने कर्म को ढंग से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आपका कर्म क्या है ये आपको रियलाइज़ कराना ज़रूरी है। वैसे भी आज थोड़ी सी क्लास में बातें भी इस तरीके की हो गई हैं कि मतलब आई जेन्युइनली फील कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मतलब मेक यू अंडरस्टैंड कि आपका कर्म क्या है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो एक बार देखते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कर्म योग इज द ग्रैंडसायर भीष्म। कहा गया है कि अगर बेस्ट एग्जाम्पल कोई भी कर्म योग का है तो वो है ग्रैंडसायर भीष्म, यानी कि भीष्म पितामह है। सेंटेंस को अगर समझते हैं तो द बेस्ट एग्जाम्पल आपका सब्जेक्ट है, एग्जाम्पल नाउन है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है और द आपका आर्टिकल है। ठीक है, ऑफ प्रेपोजिशन है, जनरली सुपरलेटिव के बाद में ऑफ प्रेपोजिशन आता है। किसका? तो कर्म योग की हम बात कर रहे हैं, कर्म योग का। तो आगे क्योंकि एग्जाम्पल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आ जाती है आपकी। इज आपकी वर्ब है। कौन है वो? सो द ग्रैंडसायर भीष्म। भीष्म आपका एक नाम है इसीलिए कैपिटल बी से स्टार्ट हुआ है, कैपिटल लेटर से। लेकिन आपसे मैंने, अगर आपने मेरे से कभी भी आर्टिकल वगैरह देखे हैं यूट्यूब पे, ऐप पे, कहीं पे भी, तो आपने एक कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा कि जब भी हम किसी पर्सन के नाम के सामने एडजेक्टिव्स अटैच कर देते हैं तो उसके साथ में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। द ग्रेट अशोका, सिंपल हम अशोका बोलते हैं, अशोक एक व्यक्ति का नाम था, राजा, लेकिन अगर उसके पहले ग्रेट लिख देते हैं तो फिर द आ जाता है। द रन मशीन कोहली, ठीक है, सो द रन मशीन कोहली। ऐसे ही द ग्रैंडसायर भीष्म। नाउ ही डेडिकेटेड, ही सब्जेक्ट है, डेडिकेटेड आपकी वर्ब है। ही डेडिकेटेड व्हाट? तो ऑल हिज डीड्स। डीड्स का मतलब क्या है? एक तरीके से उनके जो कर्म है, एक तरीके से जो कर्तव्य है उनके, जो भी काम उन्होंने किए। ठीक है, सो ऑल हिज डीड्स किसको डेडिकेट कर दी? डेडिकेट समथिंग टू समबडी होता है, तो टू आपका प्रपोजिशन आ गया। लॉर्ड कृष्णा, यानी कि भगवान कृष्ण को उन्होंने डेडिकेट कर दिया, समर्पित कर दिया अपना पूरे के पूरे जो भी कर्तव्य थे, जो भी काम थे। ठीक है, आगे तो ही सब्जेक्ट है, डेडिकेटेड आपकी वर्ब है, ऑल हिज डीड्स ऑब्जेक्ट है, टू आपका बेसिकली प्रपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट है लॉर्ड कृष्णा। ही वॉज स्टबन, ही वॉज स्टबन। स्टबन का मतलब क्या होता है? जिद्दी। ठीक है, अपनी बात पे अड़िग। ठीक है, सो ही वॉज स्टबन, वह जिद्दी थे, अड़िग थे। किस चीज पर अड़िग थे? इन हिज रिजॉल्व, अपनी प्रतिज्ञा में। रिजॉल्व का मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञा। ठीक है, प्रतिज्ञा। सो इन हिज रिजॉल्व, और क्या था रिजॉल्व उनका? रिजॉल्व क्या था? इस रिजॉल्व को डिफाइन करना है। टू प्रोटेक्ट, किस चीज को प्रोटेक्ट करना था? तो टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव आ गया। द किंगडम, कहां की किंगडम की बात कर रहे हैं? सो द किंगडम ऑफ हस्तिनापुर, तो ऑफ प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हस्तिनापुर। एंड आपका कंजंक्शन है, सब्जेक्ट आपका ही था, उसके हिसाब से डिड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, हेजिटेट आपकी मेन वर्ब है। एंड डिड नॉट हेजिटेट, और वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते हैं। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है डिड के बाद V2 लिख देता है, ध्यान रखना है, डिड के बाद V1 आता है। ठीक है, एंड डिड नॉट हेजिटेट टू डैश वॉर फॉर इट, टू डैश वॉर फॉर इट। अब देखो वॉर आपका नाउन है, यहां पे टू है, अगर देखो ये टू है और यहां पे आपका कुछ आना है तो टू प्लस V1 आपका आता है, तो सबसे पहले तो बिगिनिंग नहीं आएगा, टू प्लस V1 आपका आना चाहिए था। ही डिड नॉट हेजिटेट, किस चीज में हेजिटेशन उनको नहीं हुई? हेजिटेट व्हाट? ही डिड नॉट हेजिटेट, क्या हेजिटेट नहीं करे? तो आगे आपको इन्फिनेटिव लिखना है, इन्फिनेटिव लिखना है। तो देखो एक ऑप्शन है कॉन्टिन्यू वॉर, एक है स्टार्ट वॉर, एक है वेज वॉर। कॉन्टिन्यू वॉर का मतलब है युद्ध को जारी रखना। हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि युद्ध को जारी रखने में हेजिटेट नहीं हुए, हम ये कहना चाहते हैं कि भीष्म पितामह की ये प्रतिज्ञा थी कि वो हस्तिनापुर की रक्षा करेंगे। आपने महाभारत तो देखा होगा, महाभारत में बहुत कुछ सीखने का है। भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि हस्तिनापुर का राजा कौन होगा डजंट मैटर, लेकिन जो भी होगा इस पूरे के पूरे साम्राज्य की रक्षा मैं करूंगा। जब जो कौरव थे, जब वो राजा बने, उनको पता था कि कौरव गलत हैं, उनको पता था कि कौरव गलत कर रहे हैं, दुर्योधन गलत है, उसके बाद भी भीष्म पितामह पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़े। यानी कि उनको कोई हेजिटेशन नहीं हुई पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ने में। क्यों? क्योंकि उनका वही कर्म था, उनकी प्रतिज्ञा के हिसाब से हस्तिनापुर साम्राज्य की रक्षा करना ही उनका कर्म था। उन्होंने अपने कर्म के लिए जो अपने सबसे प्रिय पोते थे अर्जुन, उनके खिलाफ युद्ध लड़ा, उनके खिलाफ ही युद्ध लड़ा। तो यही यहां पे कहा गया एंड डिड नॉट हेजिटेट टू डैश। अब देखते हैं
स्टार्ट वॉर, स्टार्ट वॉर का मतलब है युद्ध शुरू करना। क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो युद्ध शुरू करने से नहीं डरे? कंटिन्यू वॉर, युद्ध जारी रखना, और वेज वॉर का मतलब है युद्ध लड़ना। वेज वॉर आपका फिक्स फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है युद्ध लड़ना। वेज वॉर का मतलब होता है टू इंगेज इन अ वॉर, किसी वॉर में इंगेज होना, शामिल होना, युद्ध लड़ना। तो युद्ध लड़ने का सेंस है यहां पे, ना कि स्टार्ट करना और ना ही कंटिन्यू करना। जहां पे कंटिन्यू करना और स्टार्ट करना दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो ही वेज उसका मीनिंग आ रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। टू वेज वॉर फॉर इट, आगे देखेंगे। तो यहां पे बेसिकली डिड हेल्पिंग ऑफ थी, नॉट एडवर्ब नेगेशन, हेजिटेट मेन ऑफ थी, 2+V1 आ गया, वॉर आपका इसका ऑब्जेक्ट आ गया, फॉर प्रेपोजिशन है और इट आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। प्रिंसेस अंबा अगली क्लॉज का सब्जेक्ट है। प्रिंसेस अंबा थी। नरेटेड, नरेट करने का मतलब एक तरीके से किसी को कुछ सुनाया, किसी को कुछ बताया। नरेटेड किसको सुनाया? तो टू सेज परशुराम, जो संत परशुराम थे उनको सुनाया। क्या सुनाया? दैट के भीष्म वॉज द कॉज ऑफ हर बिलाइटेड लाइफ। भीष्म ही उनकी बिलाइटेड, बिलाइटेड का मतलब क्या होता है? दुख भरा जीवन, बिलाइटेड लाइफ। तो यहां पे ये कहा गया है कि दैट कंजंक्शन है, भीष्म आपका सब्जेक्ट है, वॉज आपकी वर्ब है, द कॉज उसके लिए कॉम्प्लीमेंट है, भीष्म बराबर द कॉज, ऑफ प्रेपोजिशन है, कॉज के साथ ऑफ आता है, रीजन के साथ फॉर आता है। किस चीज का कॉज था? तो लाइफ, कैसी लाइफ? बिलाइटेड यानी कि दुख भरी लाइफ। भीष्म ही बेसिकली उनकी बिलाइटेड यानी दुख भरी लाइफ का कारण था, ऐसा प्रिंस अंबा ने परशुराम को बताया। अब परशुराम जी क्या करते हैं? परशुराम स्पाउस्ड हर कॉज। सो स्पाउस्ड का मतलब होता है सपोर्ट करना। सो स्पाउस्ड हर कॉज यानी कि सपोर्टेड हर कॉज। जो उनका कंसर्न था, जो उनकी दिक्कत थी, उसको सपोर्ट किया परशुराम ने। और परशुराम क्या करते हैं? एंड चैलेंज्ड भीष्म, और भीष्म पितामह को चैलेंज कर देते हैं। भीष्म पितामह अपने टाइम के सबसे बड़े योद्धा थे, ये आपने महाभारत में देखा होगा। परशुराम जी से उनका युद्ध भी होता है, ये भी आपने देखा होगा। अब यहां पे कर्मयोगी कैसे कहलाएंगे वो? अगर जरूरत पड़ी और गुरु ने आके ललकारा, क्योंकि भीष्म पितामह एक योद्धा थे और उनका धर्म था कि हस्तिनापुर की रक्षा करें, तो चाहे खुद के गुरु ने आके ललकारा, उस गुरु ने, जिस गुरु के लिए उनके मन में बहुत सम्मान था, बहुत सारी चीजें थी, भीष्म पितामह ने सब कुछ जीवन में परशुराम से ही सीखा था। सो संत परशुराम से ही सब कुछ सीखा था उन्होंने भी। उसके बावजूद भी जब परशुराम जी ने उनको ललकारा तो उन्होंने पीछे नहीं हटे, वो उन्होंने युद्ध स्वीकार करा, क्योंकि यही उनका कर्म था। और इसीलिए भीष्म पितामह को बेस्ट एग्जाम्पल कहा गया है कर्मयोग का। ठीक है, तो आगे देखेंगे। अनडॉन्टेड बाई परशुराम, अनडॉन्टेड का मतलब है एकदम निडर। वो निडर थे, ठीक है, जो निडर थे किससे? परशुराम से। परशुराम से उनको कोई डर नहीं लगा। परशुराम हिज गुरु, जो उनके गुरु थे, हु टॉट, जिसने उनको सिखाया था, हिम एवरीथिंग, सब कुछ, परशुराम जिन्होंने उनको सब कुछ सिखाया था, उनसे वो अनडॉन्टेड थे, निडर थे। भीष्म फॉट विथ द सेज, भीष्म पितामह उन संत से यानी कि परशुराम जी से लड़ते हैं। डैश, आगे डैश लगा दिया। भीष्म वॉज नो लेस इन शोइंग हिज रेवरेंस, रेवरेंस का मतलब होता है सम्मान। हालांकि भीष्म कम नहीं थे दिखाने में, क्या दिखाने में? अपना सम्मान। किसके लिए? टू द गुरु, अपने गुरु के लिए। तो यही कहा गया है कि बेशक भीष्म पितामह कम नहीं थे अपना सम्मान दिखाने के लिए अपने गुरु के लिए, फिर भी उन्होंने युद्ध लड़ा। तो यहां पे अगर सेंटेंस को पूरा समझेंगे तो अनडॉन्टेड एक एडजेक्टिव है, भीष्म के लिए आया है। भीष्म पितामह हु वॉज अनडॉन्टेड, ऐसा कहना चाह रहे हैं। बाई प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है परशुराम। हिज आपका बेसिकली हिज गुरु, परशुराम जी को डिफाइन करने के लिए एक फ्रेज आया है। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, टॉट आपकी वर्ब है, हिम आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एवरीथिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आगे भीष्म आपका सब्जेक्ट है, फॉट आपकी वर्ब है, विथ प्रेपोजिशन है, द सेज उसका ऑब्जेक्ट है। अब देखो सब्जेक्ट और वर्ब आगे, और आगे फिर से सब्जेक्ट और वर्ब आगे, इसका मतलब बीच में कंजंक्शन आना चाहिए। अब कंजंक्शन आना चाहिए तो डिस्पाइट ऑफ तो आ नहीं सकता, ये तो वैसे भी गलत फ्रेज है। इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है। ठीक है, आगे अब एक बार इन दोनों चीजों को देखना। एक तरफ कहा गया कि भीष्म फॉट विद द सेज, यानी कि परशुराम जी से लड़े, और एक तरफ कहा गया कि भीष्म वॉज नो लेस इन शोइंग हिज रेवरेंस टू द गुरु, कि भीष्म कम नहीं थे सम्मान दिखाने में अपने गुरु का। एक तरफ सम्मान दिखा रहे हो और एक तरफ लड़ रहे हो,
दोधारी तलवार हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भीष्म सम्मान भी दिखा रहे हैं और लड़ भी रहे हैं। तो दोनों बातें अपने आप में क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग है, कॉन्ट्रेरी बातें हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। तो अपोजिट वाला कंजंक्शन आएगा तो दो का प्रयोग किया जाएगा। इवन दो तो जनरली तब लगाते हैं जब कंडीशन होती है, वेयर एज हम तब लगाते हैं जब आपका बेसिकली दो चीजें पैरेलल चल रही हो। हालांकि ये भी कॉन्ट्रास्ट दिखा देता है एक हद तक, लेकिन फिर भी पैरेलल जब चीजें चलती हैं तो जनरली तब आता है। दो, ऑल दो और इवन दो, ये कॉन्ट्रास्ट को दिखाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। एज, क्योंकि ही वॉज द बेस्ट कर्मयोगी, और वो सम्मान क्यों दिखा रहे थे, क्योंकि वह कर्मयोगी थे। वह लड़ इसलिए रहे थे क्योंकि वह कर्मयोगी थे। उनके दोनों ही कर्म है, गुरु को सम्मान देना और अगर जरूरत पड़े तो लड़ाई करना। आगे, When दुर्योधन स्लैंडर्ड एंड कास्ट एस्पर्सन्स ऑन भीष्म, जब, अब देखो अच्छे अच्छे वर्ड्स आए इसमें, रेवरेंस यानी सम्मान, अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। स्पाउस्ड आपका अच्छा वर्ड आया है, इसको भी ध्यान रख लेना। ठीक है, नरेटेड ठीक वर्ड था, इसको भी याद रख सकते हैं। बिलाइटेड आपका अच्छा वर्ड था, इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और आपका कई सारे अनडोंटेड अच्छा वर्ड है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कास्ट एस्पर्सन्स, कास्ट एस्पर्सन्स का मतलब है किसी पर लांछन लगाना। स्लैंडर्ड, स्लैंडर करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी के बारे में भला बुरा कहना, ये भी अच्छा वर्ड है। सो जब दुर्योधन ने बुरा भला कहा भीष्म पितामह को और उनके ऊपर लांछन लगाया, तब तो इस सेंटेंस को समझ लेते हैं। वैन कंजंक्शन है, दुर्योधन सब्जेक्ट है, स्लैंडर्ड आपकी वर्ब है, एंड आपका कंजंक्शन है, कास्ट आपकी वर्ब है, कास्ट एस्पर्सन्स पूरा फ्रेज बन जाता है। किस पे एस्पर्सन्स लगाए, ऑन भीष्म, भीष्म पितामह पे। ही सैड, ही यानी कि भीष्म पितामह सैड, तब उन्होंने क्या कहा, तो ये देख लेते हैं। ये मेन क्लॉज आ गया आपकी, आई मे बी लविंग एंड पोरिंग अफेक्शन टुवर्ड्स पांडवाज। हो सकता है, आई मे बी, ऐसा हो सकता है कि मैं पांडवों को प्यार कर रहा हूं, मैं पोर कर रहा हूं अपना अफेक्शन, अपना लगाव पांडवों पर, बट, लेकिन आई विल नॉट बी एन इनग्रेट, मैं एक इनग्रेट नहीं बनूंगा और डेवियस नहीं बनूंगा आप पर इन द बैटल, बैटल में। एक बार सेंटेंस को पूरा समझ लेते हैं। आई सब्जेक्ट है, मे आपकी हेल्पिंग वर्ब है, बी आपकी, मे बी आपका पूरा हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाया, लविंग आपकी मेन वर्ब है। ऐसा हो सकता है कि मैं प्यार कर रहा हूं, एंड पोरिंग, पोर करना यानी उड़ेलना, क्या उड़ेलना, अफेक्शन यानी कि लगाव, किसकी तरफ, तो टुवर्ड्स आपका प्रेपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट है पांडवाज। ऐसा हो सकता है कि मैं पांडवों को अपना प्यार दिखा रहा हूं, बट लेकिन आई विल नॉट बी, मैं नहीं होऊंगा क्या, एन इनग्रेट। एक वर्ड होता है ना ग्रेटफुल, उसी के लिए एक एंटोनिम बन जाएगा, मतलब जो ग्रेटफुल नहीं है। ठीक है, और वहीं पे आपका एक वर्ड आ जाता है नाउन, इनग्रेट। इनग्रेट, इनग्रेट का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपका धोखेबाज है एक तरीके से। एंड डिवियस, डिवियस का मतलब है जो बहुत चतुर है लेकिन धोखेबाज है, चतुर है लेकिन धोखेबाज है। ठीक है, सो डैश यू, अब जैसे हमने आपने बहुत सारे फ्रेज पढ़े होंगे, आई एम ऑनेस्ट टू यू। भाई अगर आप किसी के लिए ईमानदार हैं तो आप ऑनेस्ट हैं, आप किसी के लिए पोलाइट है तो आई एम पोलाइट टू यू। ठीक है, ऐसे ही अगर आप किसी के लिए धोखेबाज हैं तो आई एम डिवियस टू यू। तो डिवियस टू समबडी होता है। ठीक है, तो टू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई विल नॉट बी इनग्रेट, एन इनग्रेट और डिवियस टू यू इन द बैटल, ये इन्होंने कहा। और आपने महाभारत अगर देखी हो तो देखा भी होगा कि अगले दिन जाके जो भीष्म पितामह ने युद्ध लड़ा, पूरी पांडवों की सेना उन्होंने बिछा के रख दी, पूरी पांडवों की सेना को बिछा के रख दिया। और तब फिर कान्हा जी ने अपने हाथ में बेसिकली सुदर्शन चक्र उठाया था। जब महाभारत का युद्ध शुरू हो रहा था तो कान्हा जी ने दुर्योधन को ऑप्शन दिया था कि दो ऑप्शन है, या तो मैं अकेला और या फिर हमारी पूरी की पूरी सेना, आपको क्या चाहिए। शायद सेना का नाम करणी सेना तो नहीं था, कुछ और था ना, ऐसा ही कुछ नाम है उनकी सेना का। ठीक है, कृष्ण जी की जो सेना थी, क्या नाम है, आप में से कुछ बच्चे जानते भी होंगे। तो ये जब मांगा था तो दुर्योधन ने सेना मांग ली थी और जो अर्जुन थे उनके पास में कान्हा जी जाते हैं। शर्त ये थी कि भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं नारायणी सेना, हाँ नारायणी सेना, नारायणी सेना बिल्कुल सही बात है। तो नारायणी सेना थी, तो भगवान ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन जब भगवान ने ये प्रतिज्ञा ली कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो तभी भीष्म पितामह ने भी एक प्रतिज्ञा ली कि मैं भी भगवान से अस्त्र उठवा दूंगा, क्योंकि दुर्योधन ने उन पर शक किया था। जब दुर्योधन ने शक किया
तो भीष्म पितामह ने दुर्योधन को यकीन दिलाने के लिए कि मैं तुम्हारी ही तरफ हूं, तब ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं भगवान से अस्त्र उठवा दूंगा। अब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा तो ले ली थी, लेकिन भीष्म पितामह को ये भी पता था कि ये तो भगवान है, इनसे मैं क्या ही कर पाऊंगा। बाद में उनको लगा भी कि ये कैसे हो सकता है कि मैं भगवान से अस्त्र उठवा दूं। तो जब इस दिन के बाद में अगले दिन जब भीष्म पितामह पूरे एकदम से पांडवों की सेना को बिछा के रख देते हैं और अर्जुन अपने बाण नहीं चला पा रहा होता है भीष्म पितामह पे, तो फिर कृष्ण जी अर्जुन को पहले काफ़ी समझाते हैं, लेकिन नहीं समझ आता है, तो फिर अपना सुदर्शन चक्र उठा लेते हैं और सुदर्शन चक्र लेके वो भीष्म पितामह की तरफ दौड़ते हैं। अब आप वैसे देखो तो बहुत सिंपल सी बात है कि कृष्ण जी को गुस्सा आ गया, बताओ कृष्ण जी ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, ऐसा लगेगा कितना खराब काम कर दिया। लेकिन एक कर्म योगी की यही पहचान है। कृष्ण जी को पता है कि भीष्म पितामह उनके एक बहुत बड़े भक्त हैं। भीष्म पितामह कान्हा जी के भक्त थे, और अगर उनका सबसे बड़ा भक्त अगर उसकी प्रतिज्ञा टूटेगी तो बहुत बुरा है। तो उनकी प्रतिज्ञा को रखने के लिए कृष्ण जी ने चक्र उठा लिया। दूसरा, कृष्ण जी को पता है कि अगर उन्होंने चक्र नहीं उठाया तो अर्जुन, जो कि धर्म को जिताने की जिम्मेदारी लिए बैठा है, भीष्म पितामह जो कि अधर्म की तरफ से लड़ रहे हैं, उन पर हथियार नहीं चला पाएगा। तो अर्जुन को सही शिक्षा देने के लिए कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र उठा लिया। ऐसे ही पूरे संसार को शिक्षा देने के लिए कि अगर बात धर्म की रक्षा की आए तो मैं भगवान होके भी अस्त्र उठा सकता हूं, मैं भगवान होके भी अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ सकता हूं। तो जो तुम ये आजकल के लड़के जो निब्बा निब्बी टाइप प्रॉमिस करके आते हो ना, तो अगर माँ बाप की बात आएगी जो कि आपका असली धर्म है, तो वो प्रॉमिस आपके लिए कोई मायने नहीं रखेंगे। ये कहना चाहते हैं कृष्ण जी। मैं नहीं कह रहा हूं ये बातें, ये कृष्ण जी का संदेश है। उन्होंने सुदर्शन चक्र उठा के उस युग में ये दिखा दिया कि कोई भी प्रॉमिस धर्म से बड़ा नहीं है, कोई भी प्रॉमिस आपके कर्तव्य से बड़ा नहीं है। तो ध्यान रख लेना इस बात को, ठीक है। तो ये कान्हा जी के मैसेज है, मेरे नहीं है। ये स्लेंडर का मीनिंग होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, एस्पाउस का मीनिंग होता है बेसिकली किसी को सपोर्ट करना, ठीक है। तो ये मीनिंग होते हैं, आगे देखेंगे। बढ़िया पैसेज है। नवल पक्कम श्री वासुदेवाचार्य सेड इन अ डिस्कोर्स, सो ये व्यक्ति का नाम है, उन्होंने एक चर्चा के दौरान कहा था कि अ मदर इज द बेस्ट कर्मयोगी, एक मां सबसे बड़ी कर्मयोगी है, सबसे अच्छी कर्मयोगी है, सबसे अच्छी कर्मयोगी है। और मां क्यों अच्छी कर्मयोगी है, ये बात आगे डिफाइन करी गई है। यानी कि यहां से एक चीज समझ आ गई। अब तक हम भीष्म पितामह की बात कर रहे थे, लग रहा था कि पैसेज इज ऑल अबाउट भीष्म पितामह, लेकिन ना, द पैसेज इज ऑल अबाउट कर्मयोग एंड कर्मयोगी। क्योंकि यार ये कौन कर रहा है आवाज, एक बार इसको देख, क्या जो भी है बोल के कि आवाज नहीं होगी, क्लास चल रही है। मां सबसे बड़ी कर्मयोगी है, ऐसा एक दूसरे व्यक्ति ने अब यहां पे कहा है। तो यानी कि ये पता चल रहा है कि जो पैसेज है ना, वो कर्मयोगी के बारे में है, ठीक है। आगे देखेंगे, देखो, इफ द चाइल्ड, ये कर्मयोगी क्यों है, हु ग्रूम्स हर चाइल्ड, जो कि अपने बच्चे को ग्रूम करती है, बड़ा करती है। कैसे ग्रूम करती है, बड़ा करती है, अगेंस्ट ऑल ऑड्स। ऑल ऑड्स का मतलब है अगेंस्ट ऑल ऑड्स, वर्किंग अगेंस्ट ऑड्स। कौन था? अगेंस्ट ऑल ऑड्स का मतलब क्या है, सारी विषम परिस्थितियों के खिलाफ जाके। इंपेडिमेंट्स, इंपेडिमेंट्स का मतलब है बाधाएं, हिंडरेंस। सभी बाधाएं, सभी विषम परिस्थितियों के अगेंस्ट जाके एक मां जो कि अपने बच्चे को ग्रूम करती है, वो है सबसे बड़ी कर्मयोगी। ऐसा कहा है ये नवल पक्कम श्री वासुदेवाचार्य ने, ठीक है। देखिए अब यहां पे क्या आएगा, एक बार ये देख लेते हैं। सबसे पहले सेंटेंस को अगर समझेंगे तो नवल पक्कम श्री वासुदेवाचार्य सब्जेक्ट है, सैड आपकी वर्ब है, इन प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब एक चर्चा मान सकते हैं आप सिंपल शब्दों में, ठीक है। दैट आपका क्या है, बेसिकली कंजंक्शन है। अ मदर आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, द बेस्ट कर्मयोगी आपका कॉम्प्लीमेंट है। बेस्ट कर्मयोगी के लिए हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ग्रूम्स आपकी वर्ब है, हर चाइल्ड उसका ऑब्जेक्ट है। यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब सब कंप्लीट है हमारे पास में। यहां पे हमें वर्ब नहीं लगानी है। अगर वर्ब नहीं लगानी है तो हम नाउन तो नहीं लगा सकते। चाइल्ड को थोड़ी ना डिफाइन कर रहे हैं, हम मां को ही डिफाइन करना चाह रहे हैं। मां जो कि अपने बच्चे को पालती है, कैसे पालती है, गोइंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स, सभी
विषम परिस्थितियों के अगेंस्ट जाके, तो आईएनजी फॉर्म चाहिए। तो फाइट नहीं आ सकता है, बैटल नहीं आ सकता है, वॉर नहीं आ सकता है, ब्रेविंग। ब्रेव आपका एडजेक्टिव भी होता है, बहादुर, और ब्रेव आपका वर्ब भी होता है, जिसका मतलब होता है टू बी ब्रेव, बहादुर बने रहना। एक मां अपने बच्चे को ग्रूम करती है, बहादुर बने रहती है अगेंस्ट ऑल ऑड्स, सभी विषम परिस्थितियों के सामने, सभी इंपेडिमेंट्स के सामने। इसका मतलब है कि आप ब्रेविंग को करेक्ट आंसर मानेंगे यहां पे। तो जो भी आईएनजी फॉर्म होती है ना, वो आपका आंसर होता है, तो ब्रेविंग आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। इफ द चाइल्ड ग्रोज वेल, अगर बच्चा अच्छे से ग्रो करता है, एंड बिकम्स, और बन जाता है, अ गुड पर्सनैलिटी। अगर इफ आपका कंजंक्शन है, अ चाइल्ड सब्जेक्ट है, और ग्रोज आपका बेसिकली क्या है, वर्ब है। तो यहां पे यही कहा गया है कि अगर एक बच्चा अच्छे से ग्रो करता है, एंड बिकम्स, एंड कंजंक्शन, बिकम्स आपका वर्ब हो जाएगा, अ गुड पर्सनैलिटी, और एक अच्छी पर्सनैलिटी बन जाता है, आगे मेन क्लॉज आ जाती है। उसका रिजल्ट क्या है, दैट इज द फ्रूट। दैट यहां पे प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, ठीक है, इसको कंजंक्शन मत समझना। दैट यहां पे प्रोनाउन है। दैट इज द फ्रूट, यही फल है, किस चीज का, ऑफ द मदर्स एफर्ट्स, एक मां के एफर्ट्स का। एक मां पूरा जीवन सिर्फ इस बात पे लगा देती है कि उसका बच्चा अच्छे से ग्रो करे और एक अच्छी पर्सनैलिटी बने। और बच्चा बड़े होके क्या करता है, बहुत सारे बच्चे तो बड़े होके ये भी करते हैं, व्हाट्सएप पे निब्बा टाइप की हरकत करते हैं, ग्रुप में से लड़कियों के नंबर निकाल निकाल के मैसेज करते हैं। आपकी मां जो कि एक कर्मयोगी इसलिए कहलाई है क्योंकि उन्होंने उसको पाला है। और अगर आपका पालन पोषण अच्छा नहीं है, अगर आपकी हरकतें अच्छी नहीं है, माफ कीजिएगा, अगर आपकी हरकतें अच्छी नहीं है, तो सबसे पहला जो सवाल खड़ा किया जाएगा ना, वो आपकी मां पे किया जाएगा, क्योंकि मां ने पालन पोषण आपका किया है। तो अगर जीवन में अच्छे कोई कभी बुरा कर्म करने का मन में ख्याल भी आए, तो एक बार सोच लेना कि ये बुरा कर्म आप जो कर रहे हैं ना, इसके लिए दुनिया आपकी मां को दोषी मानेगी। अगर उसके बाद भी आप गलत करते हैं, उसके बाद भी आप मेहनत नहीं करते हैं, तो सर जी सबसे बेकार आदमी है आप। क्योंकि जो माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता है ना, यकीन मानिए अपने जीवन में वो किसी के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। वो ना तो अपने लिए कुछ कर पाएगा, ना अपनी बीवी के लिए कर पाएगा, ना किसी और के लिए। एक बात लड़कियों के लिए भी कह देता हूँ, आप काफ़ी एज की भी हैं, आपको भी बहुत सारे लड़के बहुत सारे प्रोमिसेस करेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रख लेना, जो अपने परिवार का नहीं हुआ ना, वो आपका क्या खाक होगा। जिस परिवार ने 20-25 साल जिस आदमी को पाला है, एक माँ ने कर्मयोगी के तरीके से अपने बच्चे को पाला है, वो बच्चा अगर उस माँ का नहीं हो सकता है ना, तो 2-4-5 महीने या 2-4 साल में आपका नहीं हो सकता है। आपका वो बन के दिखा रहा है, वो नाटक कर रहा है। तो जीवन में अगर कभी चुनाव करने का आपको मौका मिले कि सही व्यक्ति कौन है, तो सही व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो अपनी माँ के लिए और अपने परिवार के लिए जान देने को भी हाजिर हो जाएगा आपसे पहले। अगर कोई आपके लिए जान दे रहा है ना, तो पूरी संभावना है कि थोड़े दिन बाद वो किसी और के लिए भी जान दे रहा होगा, और उस समय आपके पास में कोई और नहीं होगा, उस समय आपके पास में विकल्प नहीं होगा। तो ध्यान रख लेना इस बात का। आइए आगे बढ़ते हैं। दैट इज द फ्रूट ऑफ द मदर्स एफर्ट्स विच रिजल्ट्स, जो कि बेसिकली एफर्ट्स यानी कि विच रिजल्ट्स, ये रिजल्ट करते हैं किससे, फ्रॉम गॉड्स ब्लेसिंग्स, और ये भगवान के आशीर्वाद से मिलता है। आप देखिए यहां पे न सिर्फ मां को जोड़ दिया गया है, बल्कि में भगवान को जोड़ दिया गया है। अब आप खुद से कभी सोचना कि गलत कुछ करते हैं, तो आप भगवान की ब्लेसिंग्स को भी गाली दे रहे हो एक तरीके से, अपनी मां के कर्तव्य को खराब करते हुए भी। ठीक है, आगे। अ मदर सब्जेक्ट है, रिजॉइसेस, एक मां खुश होती है किस चीज पे, ध्यान, एक चीज यहां पे ध्यान देना, रिजल्ट्स फ्रॉम, क्योंकि ये सोर्स था तो रिजल्ट के साथ में फ्रॉम प्रेपोजिशन आई है। अगर ये फाइनल आउटकम होता तो रिजल्ट के साथ इन प्रेपोजिशन आती है ना। सो अ मदर रिजॉइसेस एट द बर्थ, एक मां खुश होती है, आनंदित होती है जन्म पर, ऑफ हर सन, अपने बेटे के जन्म पर। एक मां को बहुत खुशी मिलती है जब उसके बेटे का जन्म होता है, बट इवन मोर सो, लेकिन इससे भी ज्यादा खुश होती है। ये सो का मतलब है पूरी की पूरी अगली लाइन को रिपीट कर दिया गया है, इवन मोर, और ज्यादा। सो यानी कि अ मदर रिजॉइसेस एट द बर्थ ऑफ हर सन, लेकिन मतलब एट द बर्थ नहीं अ मदर रिजॉइसेस इतने तक। सो इवन मोर सो, लेकिन वो और भी ज्यादा खुश होती है, कब कब, व्हेन, जब, ही इज प्रेज्ड, जब उसकी तारीफ की जाती है, एज अ नोबल मैन, जब उसको एक नोबल मैन के रूप में तारीफ मिलती है, तो एक मां को और ज्यादा खुशी होती है। तो समझ जाना कि मां की असली खुशी कहां है। जीवन में कुछ ऐसा करके दिखाना कि लोग आपकी तारीफ करें,
उस दिन आपकी माँ बाप की आंखों में ना खुशियों के आंसू होंगे, और वो खुशियों के आंसू जो हैं उसकी जो कीमत है दुनिया के किसी भी लिक्विड फॉर्म में किसी भी चीज़ से महंगी है। वो चीज़ एक मोती की भी उतनी कीमत नहीं है जितनी कि खुशी के आंसू की होती है। तो माँ बाप के आंसू हैं। और ये बात बेसिकली एंद्रा पॉजुद्दीन कुराल 69 यहाँ से रेफरेंस लिया गया, ये कहना चाह रहे हैं। आगे देखेंगे, लॉर्ड कृष्ण सेज, यानी कि भगवान ये कहते हैं, क्या कहते हैं, डू योर ड्यूटी, अपना कर्तव्य करें, एंड लीव डैश टू मी, और बाकी सब मेरे पे छोड़ दें। लीव द रेस्ट टू मी, ये तो फ्रेज सिंपल है कि डू योर ड्यूटी एंड लीव द रेस्ट टू मी, ठीक है। तो रिमेन्स नहीं होगा, रिमेन्स तो बेसिकली अस्थियां होती हैं, रिमेन्स अस्थियां होती हैं, रेस्ट के साथ द आता है तो द रेस्ट लिखेंगे, ठीक है। कंट्रोलिंग वंस माइंड इज एसेंशियल। अब देखो आपके काम की और भी बात है, आपके माइंड को कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग आपका सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा वंस माइंड। आज ही की क्लास में पढ़ाया है, ऑलमोस्ट सेम ऐसा एग्जांपल था, ध्यान है आप लोगों को, कंट्रोलिंग द क्राउड्स, है ना, वो वाला एग्जांपल। सो कंट्रोलिंग आपका सब्जेक्ट है, जीरंड है, वंस माइंड आपका बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट है जीरंड का, इज आपकी क्या है बेसिकली वर्ब है, एसेंशियल है यानी कि जरूरी है, एडजेक्टिव है। माइंड को कंट्रोल करना जरूरी है। लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण, सजेस्टेड टू वेज, दो रास्ते बताते हैं। भगवान कृष्ण दो रास्ते बताते हैं। पहला, प्रैक्टिस गॉडली डीड्स। गॉडली अब तो समझ गए होंगे, अब डाउट नहीं आएगा ना, आज खूब डांट खा ली इस चीज पे आपने, वर्डली वाले पे डांट खाई थी। तो गॉड भगवान है, नाउन है, तो गॉडली बेसिकली भगवान जैसी चीज है, इसका मतलब है ये एडजेक्टिव बन जाएगा। प्रैक्टिस गॉडली डीड्स, जो काम भगवान के हैं, कुछ वैसे कामों की आपको प्रैक्टिस करनी है, वो काम आपको करने चाहिए, अभ्यास नहीं करना है, वो काम करने चाहिए। प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पे करना। एंड डिटैच, डिटैच होने का मतलब है अलग होना। फ्रॉम डिजायर्स, डिजायर्स से अलग हो जाना है। और डिजायर्स से अलग होने का ये मतलब नहीं है मोह माया छोड़ दी, और मोह माया छोड़ने का मतलब ये नहीं मेरे भाई कि मोह माया का मतलब है आज हम पढ़ रहे हैं और हम पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तो माया आएगी, और जब माया आएगी तभी तो कोई मोह करने वाली आएगी, और फिर आप त्याग देंगे, बस हुआ, ना मुझे मोह चाहिए ना मुझे माया चाहिए, तो मुझे नौकरी क्यों चाहिए। नहीं मेरे भाई, ये एक कर्म योगी की पहचान नहीं है। मोह और माया, डिजायर्स जो शब्द है, डिजायर्स जो शब्द है, डिजायर जो शब्द है, ये नेगेटिव तरीके का शब्द है। आपके ड्रीम्स जो है ना वो पॉजिटिव वे में है, आपके जो एम्स हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, वो पॉजिटिव चीज है। डिजायर्स नेगेटिव है। जो आपके मन में ना ऐसी इच्छाएं आती हैं जिनको आप किसी से शेयर भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि पता है आपको कि वो गलत है। आपके मन में ऐसी बहुत सारी इच्छाएं आती होंगी, और ये इंसान का जीवन है, इच्छाएं आना खराब नहीं है, उनसे अलग होना, उनसे डिटैच होना, उनको रोकना, उन पर कंट्रोल करना जरूरी है। इच्छाएं सबके मन में आएंगी, आप जो भी कर लीजिए, अगर आप इंसान हैं तो गलत इच्छाएं आपके मन में कहीं ना कहीं जरूर आएंगी, उनको कंट्रोल करना, उनसे डिटैच हो पाना, यह जरूरी है। और यही एक कर्म योगी की पहचान है। कर्म योगी वही है जो अपना कर्म करता रहे, और आपका कर्म पढ़ाई लिखाई है, उसको नहीं छोड़ना है आप लोगों को, ठीक है। सो डिटैच फ्रॉम डिजायर्स, डिजायर्स से अलग होना है। एंड वर्ल्डली प्लेजर्स, जो सांसारिक सुख हैं, इनसे भी आपको अलग होना होगा, तभी आप बेसिकली एक कर्म योगी बन पाएंगे। आज अगर आपको लगता है कि यार दोस्त का जन्मदिन है, आज की डेट में वर्ल्डली प्लेजर्स क्या है, आपको लग रहा है कि दोस्त का जन्मदिन है, अगर नहीं गया तो दोस्त नाराज होगा, तो चले जाइए आधे घंटे के लिए। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है दोस्त का जन्मदिन है, आज का पूरा दिन वहीं देना पड़ेगा, तो ये भाई गलत चीज़ है। आपको लग रहा है कि वहाँ पे एंजॉय मेरा छूट जाएगा, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, मज़ा नहीं आएगा, दारू छूट जाएगी, ये चीज़ें ही त्याग करनी है। यही वर्ल्डली प्लेजर्स हैं, और यही बेसिकली आपको त्याग करनी है, ठीक है। इट शुड नॉट बी द अदर वे अराउंड, ऐसा नहीं हो कि उल्टा हो कि इनसे तो हो जाओ अटैच, और जो गॉडली डीड्स हैं उनसे हो जाओ जी डिटैच, वो नहीं करना आपको, ठीक है। आगे देखेंगे, तो ये समझ लेना एक बार। इट सब्जेक्ट है, शुड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब नेगेशन है, बी आपकी मेन वर्ब है, द अदर वे आपका एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट है, अराउंड बेसिकली एडवर्ब के तरीके से काम कर रहा है। आगे, वेदाज सब्जेक्ट है से, वेद ये कहते हैं, क्या कहते हैं, डिजायर्स आर लाइक द ओशियन, इच्छाएं तो समुद्र के समान है। आज एक दोस्त के जन्मदिन में अगर जाओगे तो 5 दोस्त का जन्मदिन इंतजार कर रहा है। अगर आज एक पर्सन को आप व्हाट्सएप पे ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, तो कल को 4 से भी कर लोगे, अगर आपके मन में इच्छाएं कंट्रोल नहीं हो रही हैं। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि डिजायर तो ओशियन के समान है,
इनका कोई लिमिट नहीं है। जिस तरीके से समुद्र की कोई लिमिट नहीं है उसी तरीके से इसकी भी नहीं है। डिटैचमेंट इज द प्रिल्यूड टू कर्म योगा। प्रिल्यूड का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, एक तरीके से सिंपल शब्दों में कहूं तो। सो जो डिटैचमेंट है, अलगाव, अलगाव जो है वो बेसिकली इंट्रोडक्शन है कर्म योग का। अगर कर्म योग आपको करना है तो सबसे पहले डिटैचमेंट लाना पड़ेगा अपने अंदर, अलगाव की भावना लानी पड़ेगी। एंगर इज एन डैश ऑफ, मतलब डैश डिजायर्स। जो एंगर है, जो गुस्सा है, ये डिजायर्स का ही एक दूसरा रूप है। तो क्या ग्रोथ कह दोगे? ग्रोथ तो वैसे ही गलत हो जाएगा एन के साथ। एक्सटेंड वर्ब है तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, नाउन चाहिए, एन आर्टिकल है। एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाव। क्या डिजायर्स का फैलना गुस्सा है या डिजायर्स का बढ़ना गुस्सा है? एक्सटेंशन का मतलब है उसी का अलग रूप है, तो एक्सटेंशन ऑफ आएगा ना कि एक्सपेंशन। तो एक्सटेंशन ऑफ डिजायर्स। इफ वी कंट्रोल डिजायर्स एंगर विल नॉट डेवलप। अगर हम डिजायर्स को कंट्रोल कर लेंगे तो एंगर डेवलप नहीं होगा। आई होप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लाइफ का हिला के रख देगा आपको अगर कर्म योग आप देखोगे तो। ठीक है, आगे देखेंगे। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज? पैसेज का टाइटल क्या रहेगा? देखो ये जो सोर्स है ये मैं ऐसे ही बता देता हूँ। द हिंदू न्यूज़पेपर में एक सेक्शन आता है छोटा सा भक्ति वाला, उसमें से लिया गया पैसेज है ये। ठीक है, शायद कल के न्यूज़पेपर से देखेंगे एक बार। सो टाइटल क्या रहेगा? ग्रेट वॉर ऑफ महाभारत। महाभारत वॉर की तो बताई नहीं, कौन जीता कौन हारा कौन किसके खिलाफ था, ये सब बातें नहीं हुई हैं। ठीक है, आगे भीष्म द ग्रेटेस्ट वॉरियर। भाई देखो भीष्म के बारे में पहला पैराग्राफ तो कह सकते हैं, पूरा पैसेज भीष्म के बारे में नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। द एसेंस ऑफ कर्म योगा, कर्म योग के बारे में ही पूरा पैसेज है, जिसमें माँ के कर्म योग को बताया है, वेद का एग्जाम्पल दिया है, कान्हा जी ने क्या कहा ये बताया गया है, भीष्म ने क्या किया था ये सब बताया गया है। तो कर्म योग इज द करेक्ट आंसर। द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा नहीं, लॉर्ड कृष्णा की टीचिंग्स होती तो इसमें गीता के उपदेश शामिल होते, भागवत गीता का जिक्र जरूर होता, लेकिन वो नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? पैसेज की टोन क्या है भाई? सार्कास्टिक एंड क्रिटिकल है। क्या सार्काज्म था? नहीं भाई, सार्काज्म तो वहां होता है कि किसी पर ताना कस रहे हो, हम ताना नहीं कस रहे हैं। क्या ह्यूमर था, हंसी मजाक चल रहा था? नहीं। क्या न्यूट्रल था, फैक्चुअल था? नहीं, न्यूट्रल फैक्चुअल नहीं था, ये था रिवरेंशियल। रिवरेंशियल का मतलब एक तरीके से अपनी पूरी जो धार्मिक आस्था है, जो श्रद्धा है, वो निकाल के रख दी। ठीक है, क्या ये डिडैक्टिक था? बिल्कुल था। डिडैक्टिक का मतलब क्या होता है? जब कोई ऑथर आपको ये कहे कि आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए तो उसकी टोन डिडैक्टिक होती है। जब ऑथर आपसे ये कहे कि ये करो और ये मत करो, यही डिडैक्टिक है। तो क्या ये डिडैक्टिक था? यस। बताया तो क्या है कि कर्म योग करो भाई, सांसारिक सुखों को त्याग दो। बताया तो क्या कि ये करो और ये मत करो, डिजायर्स को छोड़ दो। बताया तो क्या है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भाई, क्वेश्चंस भी अच्छे लेवल के हैं आज। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? पैसेज की सेंट्रल थीम क्या है? द ग्रेटनेस ऑफ भीष्मा एज अ वॉरियर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सिर्फ पहला पैराग्राफ था, ना कि पूरा पैसेज। द इंपॉर्टेंस ऑफ डिटैचमेंट इन लाइफ, ये दूसरे पार्ट में तो कही गई है, लेकिन पहले पैराग्राफ में डिटैचमेंट का कोई चर्चा नहीं है। द इन्फ्लुएंस ऑफ महाभारत ऑन इंडियन कल्चर, ना बिल्कुल भी नहीं, महाभारत की तो बात ही नहीं है। इवन महाभारत शब्द का यूज नहीं किया गया है। द फिलोसफी एंड एग्जाम्पल्स ऑफ कर्म योगा, बिल्कुल सही बात है। कर्म योग की फिलोसफी क्या है और उसके एग्जाम्पल्स क्या रहे हैं? सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट भीष्मा's सेंस ऑफ ड्यूटी? पैसेज के आधार पर, अब देखो ये क्रिटिकल थिंकिंग का पैसेज है, ये पैसेज के अंदर आपको डायरेक्ट मेंशन नहीं मिलेगा, आपको सोचना है, समझना है। जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, जो मैंने आज आपको सिखाया है, उसके बेस पर आंसर करना। आप खुद से आंसर करेंगे, एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, जल्दी से खुद से आंसर करेंगे। पहला ऑप्शन है ही प्रायोरिटाइज हिज पर्सनल इमोशंस ओवर हिज ड्यूटी। अगर ऐसा होता तो फिर भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से नहीं, अगर उन्होंने पर्सनल इमोशंस देखे होते तो उनके सारे इमोशंस कान्हा जी और अर्जुन से जुड़े थे, तो वो अर्जुन की तरफ से लड़ते, ना कि कौरवों की तरफ से। इसीलिए ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। चौथा मतलब बी ऑप्शन, ही बिलीव्ड इन अनवेवरिंग कमिटमेंट टू हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उनका विश्वास था अनवेवरिंग, अनफ्लिंचिंग, यानी कि अटूट कमिटमेंट किस चीज के लिए? हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों के लिए। एकदम सही बात है भाई, उनका विश्वास था कि मेरी जिम्मेदारी है, मुझे निभानी है, हस्तिनापुर की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, और उसके लिए अगर मुझे अर्जुन से भी लड़ना पड़ेगा तो मैं युद्ध करूंगा। यही तो था। ही वॉज हेजिटेंट टू फाइट अगेंस्ट हिज गुरु, नहीं भाई कोई हेजिटेशन नहीं थी, अनडॉन्टेड, ही वॉज अनडॉन्टेड।
ठीक है। ही फॉट ओनली बिकॉज ऑफ हिज अफेक्शन टू द कौरवाज, कौरवों के लिए कोई अफेक्शन नहीं था उनके मन में। अगर ऐसा होता तो फिर वो पूरे उससे ढंग से लड़ रहे होते तो अलग ही बात थी, उनके लिए अफेक्शन नहीं था। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 5वां क्वेश्चन, हाउ डज द एनालॉजी ऑफ अ मदर एज अ कर्मयोगी स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट इन द पैसेज। भाई पैसेज में जो एनालॉजी यूज करी गई है कि एक मदर को कर्मयोगी से कंपेयर किया गया है, वो इस पैसेज के अंदर जो आर्ग्यूमेंट यूज हुआ है उसको कैसे स्ट्रेंथन करता है। देखिएगा एक बार, इट इलस्ट्रेट करता है कि सैक्रिफाइस एंड परसिवरेंस लीड टू डिवाइन रिवार्ड्स। सही बात है, एक माँ कितने सारे सैक्रिफाइस करती है, 9 महीने पेट में रखने से लेके बच्चे को और बड़ा करने तक माँ से ज्यादा सैक्रिफाइस कोई नहीं करता है। और फिर वही बच्चा बड़ा होकर पूछता है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन यस, सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस माँ ने किया है, सबसे ज्यादा परसिवरेंस माँ ने दिखाई है, लगातार छोटे बच्चे को लेके लगी रही है, तो ये वेरी मच पॉसिबल। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। इट सजेस्ट, ये सजेस्ट करता है कि मदरहुड एक ग्रेटर ड्यूटी है वॉर से ना। वॉर को और मदरहुड को कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्या बड़ा है क्या छोटा है, दैट्स कंप्लीटली डिपेंड करता है कि कौन क्या सोचता है। नेक्स्ट, इट इंप्लाइज दैट ऑल मदर्स बिलीव इन कर्मयोग, सभी मदर कर्मयोग में बिलीव करती हैं, ऐसा भी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता है। इट डाउन प्लेज द इंपोर्टेंस ऑफ भीष्मा's डिवोशन, भीष्म पितामह की जो डिवोशन थी हस्तिनापुर के प्रति, क्या इसको ये डाउन प्ले करता है, कम कर देता है ना, माँ की बात से कम नहीं हो रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका द लास्ट क्वेश्चन, इफ डिटैचमेंट इज अ की एस्पेक्ट ऑफ कर्मयोग हाउ माइट इट इंपैक्ट मॉडर्न लाइफ, ये मॉडर्न लाइफ को किस तरीके से इंपैक्ट करेगा। नेक्स्ट, सो इट कैन हेल्प पीपल परफॉर्म देयर ड्यूटीज विदाउट बीइंग ओवरली स्ट्रेस्ड बाय रिजल्ट। सही बात है, अगर आपके अंदर डिटैचमेंट आ जाए तो मॉडर्न लाइफ में आपको कैसे हेल्प करेगा। डिटैचमेंट अगर है, आपको वर्ल्डली प्लेजर्स नहीं चाहिए, तो आप ज्यादा मेहनत कर पाओगे बिना रिजल्ट्स के बारे में सोचे। आज क्या हो रहा है, क्योंकि आप सांसारिक सुखों से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आप पढ़ाई कम करते हो, आप ये ज्यादा सोचते हो कि मैं एमईए में लगूं कि मैं इनकम टैक्स में लगूं। रिजल्ट्स की चिंता ज्यादा है, सांसारिक चीजें आपको ज्यादा अफेक्ट करती हैं। इसीलिए कहेंगे कि अगर डिटैचमेंट है तो आप बिना रिजल्ट्स के बारे में सोचे, आप बिना स्ट्रेस लिए, बिना चिंता किए मेहनत कर सकते हो, करेक्ट आंसर होगा। इट विल लीड टू अ लैक ऑफ मोटिवेशन, ना भाई मोटिवेशन कम थोड़ी हो जाएगा। पीपल विल बिकम इंडिफरेंट एंड केयरलेस, ऐसा भी नहीं होगा। इट सजेस्ट दैट इमोशंस शुड बी एंटायरली एलिमिनेटेड, बिल्कुल भी नहीं। कर्मयोगी अगर आप हो दैट डजंट मीन कि आपको इमोशंस हटा देने चाहिए, ऐसा मतलब नहीं है इसका। ठीक है, सो ये था लास्ट क्वेश्चन। बाकी अगर भाई आपको पैसेज अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो बातें मैंने आज पैसेज में कही हैं, वो थोड़ा आज पैसेज में टाइम भी ज़्यादा लग गया क्योंकि वो बातें मेरे दिल से निकल रही थी, वो बातें मेरे अंदर से निकल रही थी। आई होप आपको बातें अच्छी लगी होंगी। अगर मेरी किसी बात से आप सहमत नहीं हैं सो इट्स कंप्लीटली पर्सनल, कोई बात नहीं है यार, सहमत हो भी सकते हैं और नहीं भी। बाकी अगर अच्छा लगा है पैसेज, लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक जरूर पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।